नमस्कार दोस्तों, आज का एक क्लास है पॉकेट जीके का जो क्लास 2 होगा। क्लास 1 हमने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज का जो एक क्लास 2 है पॉकेट जीके का, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आपके यहाँ पे चरित्र धूसर मृद भांडों के साथ, किसके साथ? चरित्र धूसर मृद भांडों के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न था कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए जो है वो कौन सा प्रथम शासक था जो उत्तरदायी था? तो आपको यहाँ पे बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर यहाँ पे है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखा करते थे तो कौन से भाषा में लिखा करते थे? तो आपको हम बता दें संस्कृत में लिखा करते थे। कौन सी भाषा में दोस्त? तो आपके यहाँ पे संस्कृत भाषा में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत भाषा में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो आपके यहाँ पे झेलम से, क्या? झेलम। आप यहाँ पे इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम था। यहूदियों के धार्मिक पाठ के नाम है। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि यहूदियों की धार्मिक जो पाठ का नाम था वो क्या नाम था? तो आपको हम बता दें मूसा साहिब। क्या नाम था? मूसा साहिब नाम था। इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा। फिर है महाभाष्य लिखा था। महाभाषाएं लिखे थे। तो आपको यहाँ पे पतंजलि लिखे थे। कौन लिखे थे? पतंजलि ने। पतंजलि ने महाभाषाएं किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा था। फिर है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? या यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था आपके यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानियों को भारत से निकाल दिए थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपके यहाँ पे बिंदुसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंदुसार हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? तो बिंदुसार हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तो आपके यहाँ पे तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला में हो जाएगा। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तो आपको यहाँ पे तक्षशिला में हो जाएगा। इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आए हैं? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आए हैं? तो आपको कलिंग युद्ध से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? कलिंग युद्ध से हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पॉकेट जीके का जैसे अगला वीडियो अपलोडेड होगा तब तक पहुंच सके। एक सेट मेरा यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोडेड होता है। और अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी एक मॉडल सेट अपलोडेड होता है। अगर UPSI की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी वीडियो PYQ का सेट अभी चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डेली एक अपलोडेड होता है आपको सुबह के सुबह। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से भी जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे है कि देवानम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो आपके यहाँ पे अशोक हो जाएंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पॉकेट जीके है। पॉकेट जीके से सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको लिखने में खान सर बताते हैं कि करीबन 2.5 साल लगा हुआ था इस बुक को लिखने में। इस बुक से सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद जो है किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा किया? कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो आपके यहाँ पे रॉक एडिक्स हो जाएंगे। रॉक एडिक्स। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया यूनानी राजदूत था वो कौन था? तो आपको हम बता दूँ मेगास्थनीज था। कौन था?
मेघास्तनिज था। इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर एक यहाँ पे प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी थी। इंडिका जो है वो किसने लिखी, तो आपको मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने जो है वो इंडिका नामक एक पुस्तक थी जो मेगास्थनीज ने लिखा था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु वो चाणक्य है वो तो है ही, बट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विधा केंद्र से संबंधित था। वो कौन से विधा केंद्र से संबंधित थे? तो तक्षशिला से। किससे? तक्षशिला से। इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक किसने समकालीन थे। क्या अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त के। किसको हो जाएंगे? चंद्रगुप्त के हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो आपके यहाँ पे ब्राह्मी भाषा में। किसमें? ब्राह्मी भाषा में। इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को जो है वो शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे अशोक के हो जाएंगे। किसको हो जाएंगे? अशोक का हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानिक कौन था। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? तो आपको यहाँ पे जिला प्रशासक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिला प्रशासक हो जाएगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो आपके यहाँ पे जिला प्रशासक हो जाएंगे। जिला प्रशासक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था आपको यहाँ पे बृहदर्थ था। कौन थे? बृहदर्थ थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बनाया जाता है दोस्त। फिर यहाँ पे है कि मिलिंद पनाहो क्या है। मिलिंद पनाहो जो है वो क्या है? तो बौद्ध पाठ है। ये बौद्ध पाठ है। मिलिंद पनाहो क्या है? तो एक बौद्ध पाठ है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय के किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा कि कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो गंधार के नाम से। गंधार कला के नाम से। किसके? गंधार कला के नाम से जो है वो यहाँ पे जाना जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। गंधार कला के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है हाँ कि कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम बताइए। कुषाण वंश। कुषाण एक वंश था। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए। कुषाण एक वंश है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा थे वह कौन थे। यहाँ पे यही प्रश्न पूछ रहे थे। आपको यहाँ पे कनिष्ठक हो जाएंगे। कौन? कनिष्क हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए। कनिष्क जो है जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या प्रश्न है कि संघ संताप किसने और कब शुरू किया था। संघ संताप किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था। कब किया था? तो 18वीं ईस्वी में। कब किया था? 18वीं ईस्वी में किया था। 18वीं ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। संघ संताप किसने शुरू किया? तो आपके यहाँ पे कनिष्क हो जाएंगे। कौन किए थे? कनिष्क किए थे। और कब किए थे? तो 78वें ईसा में किए थे। 78वें ईसा में किए थे। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। कला की जो गंधार शैली है वो किसके शासनकाल में पनपी थी। तो आपके यहाँ पे कनिष्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कनिष्क हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि राखेल किस
चेदी वंश के महानतम शासक थे। राजा राखेल जो थे वो किस चेद वंश के जो है वो महानतम शासक थे? तो आपके यहाँ पे कलिंग वंश के। कौन से वंश के? कलिंग वंश के हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कलिंग वंश जो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, कलिंग वंश के जो है वो महान शासक हो जाएंगे राजा राखेल। फिर यहाँ पे है कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो कौन था? तो आपको यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगी। गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो था कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? आपको यहाँ पे गुप्त ने किया था। कौन किया था? गुप्त वंश ने किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त तृतीय को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त तृतीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो आपको यहाँ पे विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त तृतीय को जो है वो जाना जाता था। इस बात को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद कीजिएगा और गौर कीजिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि हरिसेन किस राजा का जो है वो राजकवि था? हरिसेन जो है वो किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का जो थे वो हरिसेन किस राजा का राजकवि थे? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बनने की चांस होती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो आपको यहाँ पे हुन्नो द्वारा। किसके द्वारा? हुन्नो द्वारा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो जो है अपलोडेड हो तो आप तक पहुँच सकता है दोस्त। क्लास 3 जैसे इसका हो पॉकेट जीके का तब तक पहुंच सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाला जो होता है उसको ऑन कर लीजिएगा कि अब तक नोटिफिकेशन चल जाए अगला वीडियो अपलोडेड होता। फिर यहाँ पे गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जो है वो जारी किए गए थे? तो आपको यहाँ पे सोने के सिक्के हो जाएंगे। किसके? सोने के सिक्के हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, सोने के सिक्के। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो है कि अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अपने विजयों का कारण जो है वो किसको, अपने विजय को कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे समुद्रगुप्त को। किसको दोस्त? समुद्रगुप्त को जो है यहाँ पे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियाँ वर्णित है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां जो है वो वर्णित है? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मेघदूत का उल्लेख कौन है? मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है? मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है? तो आपको यहाँ पे कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। मेघदूत के लेखक कालिदास हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लास्ट प्रश्न है आज के लिए कि फहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फहान जो है वो किसके शासनकाल के जो है दौरान जो है वो भारत आया था? तो चंद्रगुप्त तृतीय के दौरान जो है फहान जो था तो शासनकाल के दौरान जो है वो भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। फहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त तृतीय के। थोड़ा सा ऐसे करके याद रखेगा। अब क्लास 3 आपको इसी टाइम में आपको यहाँ पे अपलोड करा दिया जाएगा अगला दिन। डेली शाम को एक वीडियो आपको यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड होता है आप तक पहुँच सके। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।